हम लोग आज नरेश डागर जी के साथ बैठे हुए हैं। नरेश डागर जी जो हैं वो नजफगढ़ क्षेत्र के एक प्रभावी नेता हैं और इन्होंने पिछले कई सालों से, कई दशकों से इस क्षेत्र की सेवा करी है और इनके बारे में हम लोग इन्हीं से सवाल पूछेंगे और ये इनके राजनीतिक, इनके सामाजिक करियर का इनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया हुआ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जैसा कि आपसे बातचीत करके लगता है कि आप जो है इस इलाके से बहुत ही गहरे से जुड़े हुए हैं। हमें ये बताएं, आपकी राजनीति में शुरुआत कैसे हुई थी? मेरा जन्म बिल्कुल एक गरीब किसान घर में हुआ जी। और किसानी हम सुबह अपने खेत में काम करते, स्कूल जाते थे जी। स्कूल के बाद फिर कॉलेज गए तो धौला कुआं कॉलेज में दाखिला ले लिया, आरएलए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आरएलए कॉलेज में। उस टाइम एक बस हमारी जाती थी, दिल्ली देहात से निकलती थी। उस बस को पकड़ने के लिए सुबह हम 6 बजे अपना खेत जोतते थे, 9 बजे छोड़ के भागते थे। 9:10 में बस मिलती थी हमारे को और 10:30 बजे हमारी क्लास होती थी, वो हम अटेंड करते थे। तो बड़ा संघर्ष में हमने अपना जीवन जिया। कॉलेज से आते फिर खेत में काम करते और ये करते करते हमने अपने पूरे ग्रामीण पृष्ठभूमि को बड़ी अच्छी नजर से हमने देखा है। कहने को हमारा दिल्ली है, लेकिन हमारा हाल जो है ना, बद से बदतर है दिल्ली देहात का। कभी सरकार ने हमारे को एक नंबर का नागरिक समझा ही नहीं, हमेशा 2 एम का नागरिक समझा। और कोई विकास के लिए हमारी तरफ, हमारी जमीन तो खोजते गए, लेकिन विकास के लिए कि पूरे दिल्ली देहात की बात कर रहा हूं मैं, किसी पूरे दिल्ली देहात में कहीं भी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। एक लो जली थी, साहिब सिंह वर्मा जी जब दिल्ली के सीएम बने, उन्होंने जरूर दिल्ली देहात के लिए सोचा। उनका दर्द था कि वो भी दिल्ली देहात में पैदा हुए, मुंडका गांव में। और उन लोगों ये कहते थे, जिसके पैर फटी ना बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो उनने जो दुख मेरा था उनने भी झेला था वो दुख। तो इसलिए उनने थोड़ा किया विकास, आगे गांव से गांव के रास्ते जोड़ने की कोशिश की। दूसरा, बिगर एजुकेशन के कोई भी समाज ऊपर नहीं उठ सकता। हमारे दिल्ली देहात में किसी भी गांव में स्कूल तो है, देहात में स्कूल है, लेकिन टीचर नहीं है। पूरे टीचर नहीं है तो एजुकेशन नहीं है अच्छी तरह। साइंस सेमेस्टर मेरे ख्याल पूरे दिल्ली देहात में किसी भी स्कूल में नहीं हुआ। ज्यादा एग्रीकल्चर किसी एक दो बिरला स्कूल हुआ, कॉमर्स दे दी होगी, नहीं तो कुछ नहीं हुआ। पढ़ाई के नाम पे कोई चीज नहीं है। इसलिए स्कूल हमारे बंद होने लग रहे हैं। अभी 2 साल पहले हमारा ईसापुर गांव पड़ता है मेरा, ईसापुर गांव का हायर सेकेंडरी स्कूल था, 10+2 का स्कूल था। टीचर दिए नहीं सरकार ने, बगैर टीचर के पढ़ाई होती नहीं बिल्डिंग में, और वो स्कूल हो गया बंद। शीला दीक्षित जी उस टाइम दिल्ली की सीएम थी और उन्होंने आके उस स्कूल के ऊपर अपनी एनजीओ बैठा दी। दिल्ली देहात वाले ने खूब प्रदर्शन किया, लेकिन जो न करना होता न कर लेते हैं। आज हमारी 5-6 एकड़ की जमीन जो स्कूल को दी थी गांव वालों ने, उसके ऊपर कब्जा करके बैठी एनजीओ। और ये आस्ता आस्ता हर स्कूल का हमारा यही श्रेय हुआ है। पूरे दिल्ली देहात में एजुकेशन नाम की कोई चीज है नहीं। तो यहाँ तो राजनीति की पृष्ठभूमि इतनी बढ़िया बनती है, यहाँ के जो अपने लोकल नेता हैं उन लोगों को तो अब तक होकर के बड़ा मतलब वाचाल होना चाहिए था। उन लोगों को जाकर के जो है वो समाज को इस तरीके से जगाना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ऐसे समय पे तो आप थे यहाँ पे। नेता का हमारे यहाँ बहुत बड़ा अभाव रहा है। हमारा जो प्रभाव रहा पहले हरियाणा के क्षेत्र में रहा, तो लोकदल के साथ प्रभाव रहा दिल्ली देहात का। और हमेशा दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी सरकार रही है। और आउटर दिल्ली जो पहले होती थी उसमें हमेशा लोकदल को सीट देते थे। तो एक सीट लोकदल की हम जीत भी गए विधानसभा, लोकसभा में, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता था। और जहां तक उसकी एमएलए होते नहीं थे, कारपोरेशन का मेंबर या मेट्रोपॉलिटन होती थी, उसमें भी दिल्ली देहात का कोई अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं होता था। इसलिए पिछड़ने का कारण ये था कि राजनीतिक शक्तियां हमारी यहाँ नहीं थी, जागृति नहीं थी राजनीतिक में। कोई एक दो आदमी जो राजनीति में आया वो अपने तक ही सीमित रह गया, पब्लिक तक नहीं बढ़ पाया। वो हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने चुनाव ऐसे आदमी किया जो पब्लिक का नहीं बढ़ पाया। और दुर्भाग्य दूसरा ये रहा भी, जब 93 से 93 से विधानसभा बनी है, तब से लेकर आज तक एक बार तो कांग्रेस का एक एमएलए जीता है और दूसरी बार बीजेपी के हमारे अजीत सिंह जी हमारे साथी हैं, वो जीते हैं इलेक्शन। लेकिन इनको तो कोई समय नहीं मिला, 8 महीने समय मिला काम करने के लिए। सरकार चली नहीं, दिल्ली में बनी नहीं, इंडिपेंडेंट को बढ़ा देते हैं यहाँ। और यहाँ जाति का बहुत बड़ा एक प्रभाव है। यहाँ जो राजनीति है वो जाति बेस्ड है। एक ये आवाज लगती है पहले तो, अभी
फिर उसमें तो गोत्र का ले लो, और वो अच्छा कैंडिडेट कभी भी राजनीति में आने की सोचता भी नहीं अब तो, क्योंकि क्रिमिनल इतना हो गया नजफगढ़, क्राइम इतना बढ़ गया नजफगढ़ के अंदर, सोच नहीं सकता आदमी। दिल्ली में पहले गाजियाबाद सुनते थे, उसके बाद अब नजफगढ़ नंबर 1 पे है। और इसका मेन कारण यही है, पढ़ाई नहीं है। एजुकेशन होती थी, क्राइम नहीं होता जी। दूसरा, खेत की जोत बहुत छोटी होगी, इनकम के साधन कुछ है नहीं, गवर्नमेंट ने कोई इंडस्ट्री एरिया हमारे यहाँ बनाया नहीं। नजफगढ़ के अंदर जमीनों में पानी है वो बहुत नीचे चला गया। पहले हमारे यहाँ 10 फुट में पानी होता था, 250 और 300 फुट में पानी है, और वो भी खारा है बिल्कुल। खेत में दे दिया तो कुछ नहीं होता पैदा। कोई खेत की, हमारे यहाँ अगर राजस्थान देख रहा हो तो राजस्थान में फिर भी हरियाली है। दिल्ली देहात में असली राजस्थान दिल्ली देहात है, जो नजफगढ़ का क्षेत्र है, कहीं पानी नाम की चीज नहीं है जमीन में। दूसरा, सरकार अगर कोई बोरिंग फेल भी हो गया, कोई पैसे वाला बोरिंग जमींदार है वो लगाना चाहे, तो ऐसी तलवार लटका रखी है ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर ने, ये नया बोरिंग ही नहीं करने देता। जब खेत में बोरिंग ही नहीं होगा तो ट्यूबवेल कहां, फसल कहां से पैदा होगी। तो इसलिए भी आर्थिक रूप से भी हम टूट गए और शैक्षिक रूप से भी हम टूट गए सब। उस पढ़ाई के हिसाब से भी हम आगे जा पाए। अगर कोई बाहर निकल गया, कोई भगवान आदमी गांव से छोड़ कर अपने बच्चे पढ़ा लिए, वो गांव में जाकर वापिस जाता देखता नहीं। ठीक है जी, क्यों? जो दिल्ली की, जिसने रंगत देख ली, दिल्ली के फैसिलिटी देख ली, वो गांव में नहीं मिलती वो चीज। आज भी दिल्ली में, दिल्ली देहात का हर गांव ऐसा है जिसमें 7-7, 8-8 घंटे लाइट नहीं मिलती। और जहां जैसे द्वारका शहर में हम रहते हैं, यहाँ लाइट कभी जाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है लाइट, जबकि उसी की जमीन में बसी है द्वारका। और साथ वाले गांव में 7-7, 8 घंटे बिजली काट लेते बिजली वाले, कोई सुनने वाला है नहीं। और ना कोई राजनीतिक प्रभाव वो मानते हो, कहते प्राइवेट है जी। राजनीतिक आदमी हमारे हस्तक्षेप नहीं करते, प्राइवेट होने के बाद उनका एकदम अधिपत्य हो गया पूरा कंप्लीट। ये हमारे यहाँ एक बैकवर्ड पड़ेगी, इससे बड़ी पहचान और क्या हो गया? इसका विशेष कारण क्या है सर? माना कि यहाँ पे इस तरीके की दुर्गति है, माना तो यहाँ पे संगठन नहीं है, यहाँ पे किसानों को, इन सबको एक संगठित नहीं किया जा सकता कि ये अपनी, जहाँ मेजोरिटी होती है ना जी लोगों की, वो संगठित होते नहीं। और दूसरी क्या ना, ये बड़े आत्म सम्मान के लोग हैं यहाँ, वो कहते हैं हम तो अपने थोड़े गुजारा कर लेंगे, हम क्यों किसी का हाथ फैलाएं। वो मांगने नहीं जाते आज तक। पूरा दिल्ली का इतिहास है, कोई भी राजनीतिक आदमी ये कहते दिल्ली देहात का आदमी ये मांगने आया हमारे पास, वो सरकार बिगर मांगे देती नहीं, छीन तो लेती हमारे से, देती कभी नहीं हमारे को जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा आपके बारे में और जानना चाहेंगे। आपको आपके इस पूरे के पूरे जो आपने अपने क्षेत्र में, अपने समय के समय में, बहुत दिनों से आप इसमें लगे हुए हैं, तो आपको किस नेताओं ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, किन्होंने आपको जो है आगे बढ़ने के लिए प्रभावित किया? तो सबसे पहले तो हम चौधरी चरण सिंह के संपर्क में आए। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी एक ही बात कहते थे, उनका जो मेन नारा था ये था, भारत का जो विकास है, भारत के विकास का जो रास्ता है, के खेत और खलियान से निकलता है। ठीक है जी, हम खेत के आदमी थे, हम उनकी बात से इतने प्रभावित हुए कि ये आदमी हमारा कुछ करके जाएगा। और ये कहता था अगर खेत में आप 5 आदमी काम कर रहे हो तो 1 या 2 आदमी काम करो, बाकी जाकर दिहाड़ी करो आप। लेकिन दिहाड़ी हमारे स्वभाव में है नहीं करनी, और सरकार में हमारी हिस्सेदारी है नहीं रोजगार की, तो किसान जाति किसान में रहेगी निर्भर। तो चरण सिंह के उस आदेश को लेके हम आगे बढ़े थे कि हमारा जो रास्ता है खेत और खलियान से विकास होता है, हम उसी पे लग के उनके, उन्हीं के अनुसरण करते रहे उन्हीं का। उसके बाद वाजपेयी जी आ गए, उनके अंदर हमारे को कुछ किरण दिखी वाजपेयी जी के अंदर। अब ये अभी आम आदमी के नेता हैं, आम आदमी के विकास की बात करते हैं, और उनकी छवि एकदम साफ सुथरी, बहुत बढ़िया छवि जो हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है। तो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और उनसे प्रभावित हो गए, हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और तब से आज तक हम बीजेपी में उनके साथ, पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। चाहे वो छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा हो, हर इलेक्शन में, हर पार्टी के प्रोग्राम में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन आज भी हमारे को थोड़ा दुख की बात का हो रहा है, अब हमारी बीजेपी सरकार आई, वो बन नहीं पाई, पूरा बहुमत नहीं आ पाया ना। हम सोच रहे थे अब की बार बहुमत आएगा तो हम दिल्ली देहात का जो बचा खुचा एरिया है उसके अंदर कुछ अच्छा डेवलपमेंट कर लें। तो ये हमारे यहाँ पे सोच थी भी हम उन आदर्शों को ध्यान रख के हम लोगों की सेवा करें। अच्छा, क्या आपका ये राजनीति में, जो भी आप राजनीति तो उस समय कहते हैं जबकि आप जो है वो या तो चुनाव जीत करके किसी जगह पहुंच रहे हो, लेकिन जिस तरीके से आपने जनमानस की यहाँ पे जो है वो सेवा करी है अपने क्षेत्र के अंदर पिछले 2 दशक से, उसमें
आपका इसमें सेवा में आने में कोई सापेक्ष रूप से कोई समस्या तो नहीं थी? घर से आपको कोई ऐसा अड़चन नहीं, तो नहीं ऐसा था? कुछ नहीं था। शौक है मेरा जन सेवा करने का। जी। और मैं 76-77 से ही पब्लिक के बीच में हूँ। और 80 में मैं व्यापारी, पहला किसान जाति का था जो नजफगढ़ में आकर हमने व्यापार शुरू किया। लोग मजाक भी उड़ाते थे, अभी ये कहां से आ गया, ये कैसे व्यापार करेगा। और मैंने एक उदाहरण स्थापित किया नजफगढ़ में। और मैंने एक पगड़ी की दुकान ली थी, पगड़ी की सबसे पहले। और वो पगड़ी की दुकान से करते करते मैंने आज अपने 6-7 शोरूम अपने है मेरे नजफगढ़ में। और मैंने एक पूरे देहात में एक नाम है कि ये भी व्यापारी हो सकते हैं। और मेरी देख रेख कम से कम आज काफी आदमी, बहुत ज्यादा परिवार आज व्यापार में आए हैं मेरे को आदर्श मान के। ये उन लोगों की है, ये आदमी ने कामयाब, हम भी कामयाब होंगे। और उसके साथ साथ मेरा, मैं 2 घंटे में 4 घंटे में पब्लिक सेवा में जरूर करता हूँ। पब्लिक के लिए मैं लगा रहता हूँ। कोई भी आदमी छोटा है बड़ा है, कोई अपना दुख दर्द बता दे, वो अपना बता के भूल जाए, मैं उसके काम में लगा रहता हूँ जब तक उसका रिजल्ट नहीं दे लूंगा। ये मेरी आदत रही है। आपकी रुचियां क्या रही हैं? मेरी रुचि तो एक तो सबसे पहले दी राजी दिल्ली देहात के ग्रामीण पृष्ठभूमि में एजुकेशन को उठाऊं किसी तरह जी। और इसलिए मैं, हमारा सूरजमल कॉलेज बना जनकपुरी में, उसके साथ में जुड़ा। फिर हमने चौधरी छोटू राम के नाम पे पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया कंझावला में, उसके साथ में जुड़ा। कई साल तक मैंने वहाँ अच्छे पद पर रहते हुए वहाँ काफी काम किया, लोगों को एजुकेशन अवेयरनेस दिया जी। और उसमें मेरे मार्गदर्शक रहे चौधरी पीरियव्रत जी, प्रिंसिपल होशियार सिंह जी, दीपचंद बंधु जी। हमारे कौम के जो थे ग्रामीण पृष्ठभूमि के, वो मार्गदर्शक थे। उनके साथ में कंधे से कंधा, उनके आदत उनके पोते के समान था मैं। लेकिन मेरे को काम करने बड़ा मजा आता था उनके साथ। तो उनसे मैंने सीखा और ये मेरा एक, मैं अभी एजुकेशन को मैं बढ़ाऊंगा तो सारी चीज अपने आप, हमारी सब परेशानी हमारी दूर हो जाएगी। लेकिन उसमें आज तक हम भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो आप सब लोग मिलकर के एक बढ़िया सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने गांव में क्यों नहीं खोलते? हमने बना रखे हैं, कंझावले में हमारा है सर छोटूराम पॉलिटेक्निक कॉलेज है, स्कूल है। तो वहाँ तो लोग होंगे बच्चे? हाँ, वहाँ तो आए हैं बच्चे, लेकिन नजफगढ़ देहात की तरफ नहीं कर पाए हम अभी। क्यों भला? करें मैं यहाँ का, हमारा आदमी जो है ना संगठित होकर नहीं काम करता। किसी को बात करे क्या जरूरत है मेरे को, पढ़ेगा पढ़ लेगा ना तो घूम लेगा, ये भाषा आम है हमारे यहाँ। यही तो बदलना है। और ये बदलने के लिए हम लगे हुए हैं। हमने कॉलेज के लिए जमीन दी थी, आज मेरे ख्याल में 20 साल हो गए जी, दिल्ली सरकार को। साहब सिंह के टाइम में दी थी, दीनपुर गांव में कॉलेज दी थी, 7-8 एकड़ जमीन दे रखी है। आज तक उसकी सिर्फ 4 दीवारी की है, उसके अंदर कोई बिल्डिंग का नाम नहीं है कोई भी। और पीछे हमने नजफगढ़ गौशाला मीटिंग बुलाई थी, हमने प्रस्ताव दिया था सरकार को भी, अभी आप हमारी जमीन वापस दे दो, हम इसमें से आधी बेच देंगे, आधी हमारा कॉलेज बन जाएगा। आज इतनी महंगी जमीन है, उसको बेचकर भी आप बड़ी बिल्डिंग और अपना कॉलेज चला सकते हैं। लेकिन वो सरकार के पंजे मार की, सरकार देगी नहीं हमारे को वापस। अब तो आपकी सरकार आ जाएगी तो फिर तो आप आएगी तो उस टाइम जरूर हम कोशिश करेंगे और उसको कॉलेज बनवाएंगे, फिर तो सरकार से बनवा देंगे कॉलेज। कॉलेज के समय में आप जो हैं वो किस तरीके के खेल, स्कूल कॉलेज में आप किस तरीके किसी खेल में, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे क्या? हमारा एक तो रेसलिंग उसमें था अपना, दौड़ में। अच्छा। दौड़ में काफी इंटरेस्ट रहता था क्योंकि खुला ग्राउंड था, हम शाम को दौड़ते खेतों में। अच्छा। तो वो शौक था, वो शौक हमने वहाँ स्कूल में लगाया। तो दौड़ में हम ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे उस टाइम। अच्छा। वो मेरे साथी थे, वो रेसलिंग में थे, 3-4 साथी मेरे रेसलिंग में थे। मैं रेस में रहता था, वे रेसलिंग में होते थे। अच्छा, आपका सर ये अपने वैकल्पिक करियर के विषय में बताएं। आपका जो राजनीति के अलावा जो आप जो हैं आज की तारीख में व्यवसाय कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं 1980 में व्यवसाय में आ गया था नजफगढ़ में जी। और 1980 से लेके और 2000 तक बिल्कुल मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वही लोगों की सेवा की, वही बिजनेस किया, अपना व्यापार किया। 2001 के बाद भाइयों को व्यापार संभाल दिया, सारे भाई मेरे साथ ही, ज्वाइंट परिवार है, 5 भाई हम साथ काम कर रहे हैं। 5 भाइयों को दुकान पे बैठा के और मैंने ठा के फिर राजस्थान में माइनिंग का काम शुरू किया। तो राजस्थान में मेरे मिनरल के काम है वहाँ, वो भी मेरी हॉबी थी। वहां जाके पैसे के लिए नहीं गया मैं, हॉबी थी घूमना और लोगों को देखना, समाज को देखना। उसका थोड़ा बहुत मैंने काम राजस्थान में माइनिंग का किया और वो एरिया को देखने के लिए, और वहां का कैसे आदमी रहते हैं उसके मानने में जाता रहा, काम चलता रहा। ये मैंने अपना व्यापार अपना बढ़ाया। और दूसरा से मैंने एक चीज और नोट की अभी,
मैंने तीन तीन चार एक एक्सपीरियंस किया, मैंने बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मेरा कामयाब रहा। मैंने 2 साथियों को लिया, 3 साथियों को लिया और कोई छोटा मोटा काम शुरू करा दिया मैंने वहां। बहुत छोटी पूंजी से हमने शुरू कराया। आज वो सारे साथी हमारे बहुत अच्छे खाक हमारे, और मैंने ये 7-8 बार इम्प्लीमेंट किया ये काम, और 7-8 बार मेरा बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। और मैं हर आदमी को ये कहता हूँ, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। साइकिल चलाएगा, अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो हवाई जहाज उड़ाना तो 4-5 आदमी साथ हो। और मैं एक संदेश हर जगह देता हूँ, 4 आदमी 5 आदमी मिलकर थोड़ी पूंजी लगाओ, मेहनत से काम करो, बहुत अच्छा हमारा बिजनेस चल जाएगा। ये मेरा एक उद्देश्य मिला इसमें करने का, और मैं कामयाब रहा इसमें। आपको प्राप्त हुए पुरस्कार, उपलब्धियां, मान्यताएं कुछ बताएं उसके बारे में। मैं जिस दिन मंडल आयोग लागू हुआ 1990 में, उसी टाइम मेरे एक बड़ी पीड़ा हुई, और समाज को ये बांटने का काम किया जा रहा है, और खासकर किसान जाति को। मंडल आयोग ने साथ लेकर चला सब किसान जातियों को, और आखिर में एक लिखता है भी जाट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण मंडल आयोग में शामिल नहीं होना चाहते। वो चंद आदमियों के ऊपर हमारे को मंडल आयोग से बाहर कर दिया, जो हमारा बड़ा दुर्भाग्य था। तो मेरे को टीस हुई, और मैं ऑल इंडिया जाट संघर्ष समिति बनाई 1990 में, और जगह जगह लोगों को ये कहा अभी हम इसमें शामिल हो सकते हैं, हमने ये मंडल किताब पढ़ी है, इसके अंदर हमारे को छोड़ने को उचित नहीं बनता। हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और अब राजनीतिक रूप से भी हमारे को मारने की कोशिश की गई है। क्यों, जो हमारे साथ औका पानी जिनका था वो अलग कर दिए, और जाटों को अलग कर दिया, और शरण जाति हमारे को एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो दर्द बहुत था मेरे को, और मैंने उस संघर्ष में रात और दिन एक किया मैंने। और 1992 में गुरनाम सिंह आयोग हरियाणा में बना, मेरे नेतृत्व में हम आदमी नजर दिल्ली से टीम गई, ऑल इंडिया जाट संघर्ष समिति थी मेरी, सब स्टेटों के आदमी उसमें थे। और 1992 में हम गुरनाम सिंह आयोग में जाटों को शामिल करा गया 92 में हरियाणा में। लेकिन वो किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से एक्सेप्ट नहीं किया, वो उन्हें डिजोल्व कर दिया। उसके बाद और थोड़ी ताकत आई, ये तो मारेंगे हमारे को, और ताकत से हमने काम किया। फिर सौभाग्य रहा, साहब सिंह वर्मा जी दिल्ली के सीएम बन गए, हमने उनको बताया, वो भी नहीं जानते थे आरक्षण के बारे में क्या है क्या नहीं, उनको हमने समझाया बैठ के। वो कहने लगे ये चीज है तो फिर तो मैं जरूर लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने बिल्कुल अपनी आत्मा से जाटों को ओबीसी में शामिल कराने के लिए लड़ाई लड़ी, और हमारा बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाया, और उसी के कारण हमारे को 2000 में आते आते हमारे को ओबीसी मिली। तो इसमें मेरे साथी जो 5-10 साथी थे, उनका मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करूंगा, और मैं उसमें जो ने मेरे को ताकत दी, उसी के कारण आज पूरी इंडिया में, उस छोटी ही लोग के कारण आज पूरी इंडिया में जाट आरक्षण शामिल है। क्या बात है जी। और इसलिए मेरे को एक चीज जानना चाहता है, कांग्रेसी तो मेरे को कहते थे कि आरक्षण आ गया, मेरा नाम ही रखेगा था, आ गया जाट आरक्षण आ गया, इस ताने से बोलते थे मेरे को जी। लेकिन मैंने मुड़ के नहीं देखा, और मैंने अपना ध्येय पूरा प्राप्त किया। और आज पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी जाट है सबको आरक्षण मिला है। शिक्षा और महिला स्वास्थ्य और महिलाओं के पर्यावरण के क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? पर्यावरण के लिए तो मैं बहुत जागरूक रहा हूँ। पर्यावरण के लिए तो मैं गांव में जितने भी तालाब हैं उनके संरक्षण के लिए हम काम करते हैं, उनको बचा कर रखे। आज तक दिल्ली देहात का कोई भी ऐसा तालाब नहीं है जिसके अंदर किसी ने एक्रोचमेंट कर ली या कोई गलत कर दिया। आज भी दिल्ली देहात के हर गांव में तालाब है, और अच्छे साफ सुथरे तालाब है। उनके ऊपर मैंने नहीं लगाया तो मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे गांव वालों ने अच्छा वृक्षारोपण किया, जो आज फेफड़िया काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो पर्यावरण के लिए तो हम पूरी दिल्ली देहात का आदमी जागरूक है, और इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। और हमारी जो महिला है वो भी बिल्कुल अपना घर का काम करके, एक्सरसाइज करके स्वस्थ जीवन, ऐसा नहीं है। क्यों, अब इसका बड़ा उदाहरण ये भी, अब एक जाफापुर हॉस्पिटल दिया रोपीट का हमारे यहाँ, बड़ी मुश्किल से दिया एक जाफापुर हॉस्पिटल। वो नाम हॉस्पिटल है 100 बेड का, लेकिन उसके अंदर भी कोई दवाई नहीं है। आज स्वास्थ्य के कारण जो है लोग थोड़े बचे हुए इस कारण। दूसरा भी जो महामारी है हमारे यहाँ आ रही है, पानी के इतना गंदा पानी था, गांव में हर गांव में 5-7-10 आदमी कैंसर से पीड़ित है। ये पता नहीं कौन सी पर्यावरण से बीमार हो रहे हैं, ये आज तक का सोच का विषय है। ये बड़ी बीमारी फैलने का डर लग रहा है मेरे को दिल्ली देहात में, कैंसर का। जी, इसके मतलब ये हुआ कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाएं और पर्यावरण, इन चारों चीजों के लिए आपके दिल्ली देहात में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। और इन सारे क्षेत्रों में जो है वो कुछ न कुछ होना बहुत जरूरी है। देखो, अगर हमारे यहाँ घुमेरेडा गांव पड़ता है मेरे साथ में, घुमेरेडा गांव में एक टीचर आए,
उन्होंने वहां हॉकी का कोचिंग देनी शुरू की। उस एक टीचर ने इतनी मेहनत की, कई साल तक हमारी दिल्ली देहात की कम से कम 3-4 लड़कियां नेशनल खेल गई। तो टैलेंट तो है हमारे बच्चों में, उसका विकास कोई कर दे, वो निकालने की जरूरत है। जब स्वास्थ्य भी ठीक होगा तो खेल में भी आगे आएंगे। डॉक्टर जी एक चीज बताइए, ये बड़ा मुझे शोभ हो रहा है ये कहते हुए, दिल्ली राज्य में इतना इन चारों क्षेत्र में, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं, पर्यावरण में, दिल्ली देहात के अंदर इतनी ऐसी गलत हालत है। पूरे देश का देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा जो है वो, जब दिल्ली में बिल्कुल चिराग के नीचे इतना ज्यादा अंधेरा है, तो पूरे देश को तो देख करके जो है लगता है कि कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएगा। नहीं जा पाएगा जी, नहीं जा पाएगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सारा का सारा प्रयास, सरकार की काफी योजनाएं जो ना कागजों तक सिमट कर रहेगी थी आज तक। अब मोदी जी आने से थोड़ा ये एक लोग दिखी है, दीवे की किरण हमारी नजर आई है, एक कैंडल लाइट सी दिखनी शुरू हुई है। अभी शायद हमारा इसमें विकास अब होगा, क्योंकि मोदी छोटी छोटी बातों बात करते हैं। छोटी बात है, बहुत छोटी। गांव में स्वास्थ्य की बात है, बहुत छोटी बात है। सुबह गांव में व्यायामशाला बनवा दे जिसमें कुछ नहीं लगता, अवेयरनेस थोड़ी पैदा कर दे, तो ये थोड़ा अगर हो जाए तो स्वास्थ्य की यही तो अचंभा है कि दिल्ली इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें दिल्ली देहात ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं हैं, और हम बातें कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में शिक्षा, कोने कोने में महिलाओं का स्वास्थ्य, कोने कोने में महिलाओं की सुरक्षा, कोने कोने में मतलब स्वास्थ्य और अस्पताल। कैसा लगता है आपको? हमें तो लगता है कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कागजों पे है या बड़ी बड़ी बातें करने के लिए है। दिल्ली देहात का अपेक्षित होना, एक उदाहरण मैं आपको दूं। आज भी हमारे ऐसे गांव हैं जहां तक दिल्ली सरकार ने कोई सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी नहीं दिया। हमारे ऐसे गांव भी आज हमारे हैं, वंचित हैं, जहां तक सवाल आदमी या तो पैदल जाएगा 5 किलोमीटर या अपने साधन से जाएगा, सरकार की तरफ से कोई साधन नहीं है आज तक। आजादी से आज तक उस गांव में ऐसे गांव भी हमारे दिल्ली देहात में। कैसे डेवलपमेंट हुआ? ऐसा तो हम सुनते थे कहीं बिहार में पिछड़े एरिया में, और क्या वो दिल्ली में भी आप दिखा, झारखंड में एक बार के लिए हो तो आपको समझ में आता है। वो मैं दिखा सकता हूँ दिल्ली में 5 किलोमीटर तो कोई गांव, 4-5 किलोमीटर तो कोई भी सार्वजनिक साधन नहीं है वहां जाने का। ये दिल्ली में, दिल्ली के गांव कहाँ विकास किया दिल्ली में? क्या बताया जाए। आपके क्षेत्र में हम दिल्ली देहात मान के चलते हैं, और आपको हम एक दिल्ली देहात के एक बहुत ही कर्मठ नेता मान रहे हैं। मौका मिला तो आपने सचमुच यहाँ बदल देना है, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि आप दिल्ली को जो है, दिल्ली देहात को दिल्ली का रूप देना चाहते हैं। हाँ। हमारे यहाँ भी कहावत है, अगर मैं घर से निकलूंगा या नजफगढ़ से भी निकलूंगा, नजफगढ़ तो कस्बा है, बहुत बड़ा कस्बा है, अगर मैं नजफगढ़ से निकलूंगा और मैंने तिलक नगर भी आना है तो मैं कहूँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ। पूरी दिल्ली देहात का कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को, किसी बरादरी का भी हो, पढ़ा लिखा हो, गांव का किसान हो, एक ही बात का दिल्ली जा रहा हूं, तो अपने आप को तो दिल्ली मानते नहीं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक आम धारणा हमारे यहाँ, घर से निकलते गए कहा जा दिल्ली जा रहा हूं। तो आप अपने इस क्षेत्र में, दिल्ली देहात के क्षेत्र में, दलित और गरीबों के लिए आपकी कोई भावी योजना है कि अगर मान लीजिए कि आज आपको जो है यहाँ का विधायक या MP चुन लिया जाता है, पार्लियामेंट के मेंबर, आप जो हैं वो दलितों गरीबों के लिए क्या करना चाहेंगे? हमारे यहाँ जो गांव सुबह की जमीन पड़ी है, ठीक है ना, वो गांव की जमीन है और सरकार उसको अपनी समझती है। लगभग हर गांव में, काफी गांव तो ऐसे हैं जिसमें सरकार ने फ्री वो जमीन ले ली, कब्जा कर लिया, और गांव को 10 पैसे भी नहीं दिए किसी गांव को। उसका कुछ चंदा आता है BDO ऑफिस में जमा हो जाता है, BDO ऑफिस किसी डेवलपमेंट के कहता था ग्राम में लगाऊंगा, लेकिन दिया नहीं किसी के पास। और हमारे जैसे आदमी अगर राजनीति में आकर ये जिम्मेवारी संभालते इस टाइप की, तो कोई भी आदमी गरीब है, किसी कास्ट का भी है, किसी धर्म का भी है, सबसे पहले हम उसको छत देंगे। जो हमारे गांव में जमीनें हैं गांव सभा की, ठीक है जी, हम रिक्वेस्ट करेंगे LG से भी और अपनी गवर्नमेंट से भी, उनको चाहे 150 गज के टुकड़े दे, लेकिन एक अपने छत दे, और लगभग ये हो भी जाएगा हमारे यहाँ, हो जाएगा जी। तो गरीब किसी भी बरादरी का, किसी भी धर्म का है, हमारे यहाँ कभी भेदभाव नहीं मानते। अभी कौन हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, गांव में 36 बरादरी, एक भाषा, एक खाना पीना, एक नाते चलते हमारे यहाँ।
तो इसलिए उसमें SC ST का ऐसा कोई फर्क नहीं है हमारे यहाँ। ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, उसको भी हम उसी कैटेगरी में देखते हैं। जाट भी गरीब हो सकता है, हम उनको सबके लिए अच्छा ही कर, सबके ऊपर छत कंपल्सरी, ये जरूरी है। ये एक आपका जो है वो ध्येय है कि अगर आप आए तो आप जो है इस गांव के अंदर जितने भी लोग हैं उनको एक छत जरूर देंगे। छत जरूर देंगे, ये अपना वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। फिर पानी वानी तो बात की चीज है, वो पानी तो है नहीं हमारे यहाँ, पानी तो 200 फुट नीचे चलेगा। तो फिर पानी कैसे? अभी थोड़ा दिया है, छोटा एक टैंक कच्चा पानी दिया है दौलतपुर उजवा गांव में, मेरे उजवा गांव में गाँव में, लेकिन वो इतनी बड़ी आबादी है उनके लिए कुछ है नहीं। वो 4 दिन में एक बार पानी जाता है गाँव में जी, वो भी निचले इलाके में रह जाता है, ऊपर तक वो भी नहीं चढ़ पाता पुरानी बस्तियों में। तो ये जो दोहन हो रहा है पानी का जमीन के नीचे से, उसका क्या कारण हो सकता है? गांव तो गांव है, उसके अंदर तो पेड़ भी हैं, उसके अंदर जमीन भी है, जमीन में पानी गिरता होगा तो वो नीचे जाता होगा, कहीं ना कहीं तो वाटर लेवल बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ 77 फ्लड आया, तो उसके बाद ये लगता था हमारे यहाँ पानी कहीं 5 फुट पे कहीं 10 फुट पे पानी का लेवल था, वाटर लेवल जी। और 80 के बाद पता नहीं क्या, हमारे किसान तो इतना दोहन करते नहीं है। हमारे यहाँ एक ही फसल होती है गेहूं की, अब वो भी खत्म होगी, सरसों की करते हैं, पानी है नहीं, उसमें इतना पानी लगता नहीं है, इतना बहुत नीचे पानी चला गया। या तो कहीं और कहीं कोई ऐसा, कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा गलती से कोई ड्रेन ऐसी निकाल दी जिससे हमारा वाटर लेवल नीचे चला गया, कि वाटर लेवल तो अपने लेवल पर रहेगा, ठीक है जी। कोई ना कहीं ऐसा कोई हमारा हुआ है जिससे हमारा वाटर लेवल 200 से 300 फुट नीचे चला गया। सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है जी। और वो भी कड़वा जहर पानी, बिल्कुल नमक का पानी। इसके मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ है कहीं ना। तो इसको आपने पता लगाने की कुछ चेष्टा नहीं करी क्या? आपका ये तो कहाँ लगाते थे, गवर्नमेंट ही लगाए, गवर्नमेंट ने लगा जगह जगह ट्यूबवेल लगाए थे। नहीं, एक अपना ही एक जो है एनालिसिस करवाइए कि आखिर ऐसा क्यों है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरे दिल्ली देहात का एक बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है बहुत बड़ा मसला पानी का। पानी यहाँ नहीं है, बाकी सब जगह है, बाकी पानी कहीं कमी है पानी की, लेकिन देहात है, अभी भी यहाँ पे कंक्रीट के जंगल नहीं बने हुए हैं, देहात में जमीनें हैं पड़ी हुई हैं, जो 800 साल पुराने गांव थे आज भी वो तो पानी आना चाहिए, पानी जमीन में जाना चाहिए, पानी बरसता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, हर पानी नीचे जाना चाहिए। फिर आपको पानी, हमारी एक पॉलिसी बहुत गलत बनाई गवर्नमेंट में। हमारे जो है नजफगढ़ झील थी जी, उसके अंदर पानी भरता था, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां से एक ड्रेन निकाल दी, जहां पानी रुकता था उसी को नीचा कर दिया और लाकर नजफगढ़ नाले में, नजफगढ़ ड्रेन में डाल दिया। तो जो बरसात का पानी रुकता है, अगर वो पानी 10 दिन 15 दिन के लिए हमारे लो एरिया में रह जाए तो पानी जमीन में जा सकता है। अब तो जैसे बरसात हुई वो पानी आया सीधा नजफगढ़ ड्रेन में। तो इसके ऊपर भी आपको कुछ आवाज उठानी चाहिए कि ऐसा क्यों ड्रेन में डाला, कि डाल के तो बहा ही रहे हैं उसको, और क्या करें? उसको वापस कह रहे हैं, आपको वापस लेना चाहिए, उनसे कहना चाहिए ड्रेन बंद करिए, कम से कम पानी ये नीचे जाए। हम तो वही कह रहे हैं, अब इस ड्रेन का वापस हमारा फ्लो वापस कर दो। अभी मेरी हमारे सांसद से पिछले हफ्ते बात हो रही थी पानी के ऊपर, और मैंने उनको बताया, उनके स्टाफ को भी, अभी हमारा ये पानी का समाधान हो सकता है, नजफगढ़ झील को वापस इसके पानी को ये रोक दे तो भी हमारा समाधान हो जाएगा। नहीं, इसके ऊपर अगर कोई एक साइंटिफिक एक्सपर्ट कुछ बोल देता है तो आपका तो केस बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग केस है हमारे। तो इसके लिए तो सर कुछ करना चाहिए। ये तो गांव की बहुत ही अस्मिता का सवाल है, पानी ही नहीं है, 200 जिसको नजफगढ़ झील के नाम से जाना जाता था, आज वो नजफगढ़ नाला हो गया, नाला नहीं, नजफगढ़ रेगिस्तान हो गया। तो ये तो गलत है, पूरी की पूरी योजना ही गलत थी, जिसने भी इसको बनाया है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। जो निकाली वो ट्रेन बिल्कुल गलत, इसको फिर से विवेचना करवाइए। सर आपकी सरकार है इस समय, सेंटर में तो है, कम से कम सेंट्रल वाटर रिसोर्सेज। अभी हम सोच रहे हैं, हमारा एक, मैं अपना दिल्ली देहात का एक प्रतिनिधि मंडल की तैयारी कर रहा हूँ बनाने की, जागरूक किसानों को, जागरूक पढ़े लिखे बच्चों को, सबको मिला के, और हम एक प्रस्ताव तैयार करके मोदी जी के पास जाके अपना पूरा बताएंगे। तो हमारे से मांगा है, आम आदमी से मांगा सुझाव, तो हमारा इतना बड़ा सुझाव है ये तो पूरी दिल्ली देहात के लिए नहीं। वो आम आदमी के सुझाव पे क्या काम होगा साहब, ये आपको भी पता है। आपको तो एक देहात के पूरे नाम पे एक आपको संगठन तैयार करना चाहिए। नहीं, ये मैं लगा हूँ, मेरी सोच, दिल्ली देहात का संगठन एक बहुत आवश्यक अंग है। अभी मेरी सोच बनी है, और ये मोदी जी अभी जैसे इलेक्शन से फ्री हो जाएंगे, हो गया, अभी ये 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जैसे भी होगा मोदी से समय लेकर बात करेंगे। आपको तो फौरन जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए इस बार दिल्ली का, कुछ न कुछ तो एक अंदर जाकर के विधानसभा में आपको कुछ बोलना चाहिए इसके बारे में। यही है जी, हम तो अपने विधायक को भी, सांसद को भी ये कहते हैं, और दिल्ली के जलशील मुद्दे हमारे दिल्ली देहात के, ये उठाओ आप। क्या आपको लगता नहीं है कि जितने भी सांसद इस तरीके से अपने अपने क्षेत्र से उठ के आते हैं, उनकी इतनी आवाज होती होगी कि वो कुछ कह सके? हाँ,
आवाज तो है, मजबूती से तो आवाज है, तो पिछले इतने सालों के अंदर क्यों नहीं आज की तारीख तक कुछ हुआ? देखो, जब हमारे यहाँ साहब सिंह जी जब रहे हमारे यहाँ जी। उस टाइम हमारी आवाज उठाई। उस टाइम हमारे को एक चीज मिल गई, भी गांव से गांव के जो लिंक रोड थे 10 किलोमीटर घूम के दूसरे गांव में जाना होता था, वो एक रोड की डेवलपमेंट दी हमारे यहाँ। सिर्फ रोड दिया और हर गांव में एक कम्युनिटी सेंटर उन्होंने बनवाया। ये उनकी सोच थी। पानी की समस्या नहीं थी सर? पानी की समस्या थी, लेकिन इतनी जटिल नहीं थी जो इतनी अब तो पानी की समस्या हो गई, शिक्षा की समस्या हो गई, स्वास्थ्य का समस्या हो गया। उसमें वो लगे शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत ज्यादा ध्यान था, दिल्ली देहात में शिक्षा का सुधारों में, लेकिन उनको समय नहीं मिल पाया। आज भी समय तो आपको, इसीलिए तो लोकल लेवल पे विधायक और एमपी होते हैं कि समय सब सिर्फ चीफ मिनिस्टर को ही मिलना है समय। तो आखिर ये विधायक और एमपी किस लिए बनाए जाते हैं? बस उनका दुर्भाग्य कह लो, हमारा दुर्भाग्य कह लो जी, वो हमारे बीच निकल गए। अगर वो रहते तो 2008 वाले इलेक्शन 100% बीजेपी जीतती। आपको लगता है वो सीएम बनते तो हमारा भाग्य बदल जाता। 5 साल काफी समय होता है किसी भी इस तरीके की योजना को योजनाबद्ध करके चालू करने के लिए। हाँ, अगर सच्ची नीति से काम किया जाए तो समय बहुत है, 5 साल का। तो फिर क्यों नहीं? एक बार एक सरकार आ गई, वो इस बात के लिए बनी रहे कि नहीं हमको 10 साल रहना है तभी काम हो पाएगा, तब तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो समय ही 2 साल का समय मिला था बस। बताइए, इतने में ही वो सज्जन इतना कर गए। 2 साल के समय में ही उन्होंने दिल्ली देहात का एक अच्छा सा, वो भी कहिए कि साहब सिंह वर्मा जो है वो चीफ मिनिस्टर हो गए, इसलिए ऐसा हो गया। अगर आपके दिल्ली देहात से कोई आदमी और निकला होता और जाके विधायक हो जाता तो कुछ भी नहीं कर पाते। नहीं, दिल्ली देहात का अगर कोई भी किसी पार्टी का भी, मैं कहता दिल्ली देहात का मूल निवासी अगर दिल्ली का सीएम होगा तो उसको दर्द जरूर होगा दिल्ली देहात के लिए। अगर सीएम होगा तब ना, तब होगा। हाँ, नहीं होगा तो फिर तो साधारण विधायक है, ऐसे ही जिंदगी पड़ती रहेगी। कोई यूपी से आगे बढ़ गया सीएम, वो यूपी की सोचेगा। बिल्कुल। कोई इंडस्ट्रियल बन गया, इंडस्ट्री सोचेगा। बिल्कुल सोचेगा। जब तक किसान का बेटा नहीं बनेगा वो किसान के बारे में नहीं सोचेगा। नहीं, दिल्ली देहात का तो नहीं सोचेगा। नहीं सोचेगा, दिल्ली देहात में बात कर रहा हूँ। तो दिल्ली देहात के लिए तो एक अपना आदमी एक ऐसा चाहिए जो कि बिल्कुल मतलब आगे जाकर के इन सब चीजों को लेके जाए और आगे पहुंचे। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे बीच से जो उनका जाना हुआ वो हमारे लिए बहुत क्षति का कारण रहा। उसके बाद खाली हो गया उनका बेटा प्रवेश वर्मा जो हमारे बीच में आया है, उसकी तरफ हमारी निगाहें हैं। शायद वो उनके रूप में देख रहे हैं, वर्मा जी के चेहरे के रूप में दूसरा चेहरा हमारे को मिला है। नहीं साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो जरूरतें होती हैं लोगों की उसकी वजह से आदमी नेता बनना चाहिए, ना कि जो है वो वंश की वजह से बनना चाहिए? नहीं, होना तो आदमी की नेता तो कहीं से भी उठ कर आ सकता है, जगह से बनता है। उसके तो विचार, लोगों के अपनी... नेता का मतलब है लोगों को मार्ग दिखाए। यस जी, वो किसी भी गरीब घर का भी हो सकता है, बिल्कुल कहीं से भी आकर कर सकता है, लेकिन उसकी एक भावना भी ये होनी चाहिए सबको एक साथ देखे हो। बिल्कुल। अगर मैं इंडस्ट्री में तब इंडस्ट्री की बात करूंगा, ये हमारे देश का तो भाग्य है। ठीक है जी, पूंजीपति की बात करूंगा, गरीब की सोचूंगा नहीं। बात सारी, अभी मैं 4 दिन पहले पार्लियामेंट सुन रहा था, किसान बिल के ऊपर चर्चा थी। उसमें से मेरे ख्याल में जितने भी बोले सारे किसान के लिए बहुत अच्छे उसमें बोले, लेकिन वो बोल के रह गया, अगर लाभ क्रियान्वित कोई नहीं होता काम। आज भी जो है वो आप जो है सैकड़ों की संख्या में जो किसान महाराष्ट्र के अंदर मरता जा रहा है, कितने लोगों ने कहा। मैं वही कह रहा हूं, किसान अगर पार्लियामेंट में हमारे में 543 में से 400 किसान के संबंध में है, चाहे वो किसान है या किसान के साथ जुड़े हुए ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन वहां जाकर उसे भूल जाते हैं। नहीं, वहां तो वो जाकर के अलग चीजें करने लग जाते हैं, वो अलग बात। वहां अपनी बात नहीं करते वो। नहीं, वो कर ही नहीं सकते। अगर ये किसी भी पार्टी को छोड़ के सब एक किसान की बात करें, पार्टी सेकंड और किसान फर्स्ट प्रायोरिटी बने, तो किसान की अगर आपके देहात ये दिल्ली देहात के 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट होते और वो जो बड़ी बड़ी जो है वो लाइसेंस और प्रोजेक्ट लेकर के यहाँ लगाना चाहते, तो अभी देखिए सारे यहाँ के जितने भी नेता हैं वो सब सपोर्ट करते, उनको काम करते, उनके बिल को उनके आगे, उनके प्रोजेक्ट को आगे ले जाने का काम ये सब करते। लेकिन अब यहाँ नहीं है तो क्या करें? इंडस्ट्री नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, इसीलिए तो नहीं है ना। और पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जमीन हमारे पास नहीं है, नौकरी हमारे पास नहीं है, इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है। बिल्कुल आपकी तरह से ही एक बुंदेलखंड क्षेत्र भी है साहब भारतवर्ष के अंदर, जहाँ पे भी इसी तरीके से आदमी छोड़ के भाग रहा है, और कोई भी बुंदेलखंड उस एरिया में रहना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, खाना नहीं है, खेत नहीं है, खलिहान नहीं है, बिल्कुल मतलब मरने जैसी नौकरी। अभी भी आप अगर जाकर देखोगे ना, पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक 12 महीने के अंदर एक फसल होती है हमारे यहाँ सरसों की। उसमें पानी नहीं होता, प्रकृति की बारिश होगी तो होगी, नहीं तो पड़ी है, जिसका रेट 3-4 करोड़ रुपए एकड़ का हो रहा है आज हमारे यहाँ। ठीक है, रेट तो बढ़ रहे हैं,
3 से 4 करोड़ रुपए एकड़ का एक रेट बिक रहा है एकड़। हम सरकार से ये चाहेंगे उसके अंदर हमारे को परमिशन दे, भी हमारी खेती नहीं होती उसके अंदर हम और कुछ भी तो कर ले। सरकार को कहाँ करना है? सरकार तो आज दिल्ली में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, जगह जगह गोलियां चल रही है, जगह जगह झगड़े हो रहे पार्किंग के ऊपर, कुछ भी निकले। हमारे दिल्ली देहात के गांव को कहते भी आप अपनी पार्किंग बढ़वा लो, दिल्ली की समस्या खत्म हो जाए, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, जिसमें कुछ भी नहीं लगे। मोदी वाली बात है, बहुत छोटे छोटे काम है। मोदी जो कहते हैं ना, मोदी जी की भाषा में कह रहा हूँ, सिर्फ मोदी जी ये कहते हैं दिल्ली देहात की जो फसल नहीं बूरी, खेत खाली पड़े हैं, उस टाइम आप कुछ भी करो इसके अंदर, पक्का स्ट्रक्चर मत बनाने दो। नहीं, वो आपको नहीं करने देंगे सर। वो डीडीए को दे देंगे जमीन, डीडीए आपसे लेगा और फिर उसके बाद तो कॉलोनी बनाएगा। तो खोसी लिया वो ले लेगी वो, उसके बाद आपको डीडीए नहीं लेती जब तक भी हमारे को छूट देते हैं कि हम पक्का स्ट्रक्चर ना बनाए उसमें, और इस टाइप की पार्किंग की व्यवस्था, कोई और ब्याह शादी व्यवस्था दिल्ली में कहीं है नहीं। हमारे को दे दो, दिल्ली देहात के बच्चे भी खा कमा लेंगे। आपके अपने परिवार और माता पिता बच्चों के विषय में कुछ जानकारी नहीं है? परिवार तो यदि हमारे पिताजी तो सर्विस में थे, किसान होते हुए अब सर्विस भी करते थे और किसानी भी करते थे, और हम 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। 2 बेटे हैं मेरे पास, एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब में, एक अपनी प्राइवेट अपना काम करता है। तो परिवार के हिसाब से तो हम बिल्कुल अपने, वो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते, मैं क्या कर रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बाकी किसी का भी रुझान राजनीति में नहीं है मेरे परिवार का। ये तो सिर्फ मेरे को ये है कि मैं लगा रहता हूँ सामाजिक काम में। वो मेरे को प्रोत्साहित तो करते हैं, कभी ये नहीं करते, निमुलास नहीं करते कि मत करो। दूसरों की सेवा करने के लिए आपको आगे भेजते हैं। आपकी टीम कोई होगी एक सर्वाधिक, उसके विश्वसनीय लोग होंगे जो कि आपके साथ होंगे, उनके बारे में कुछ बताएंगे? हमारे नजफगढ़ बाजार का मैं 14 साल तक वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट रहा। तो व्यापारियों की बहुत अच्छी हमारी टीम है, नजफगढ़ के व्यापारियों वर्ग की, जो मेरे को जगह जगह मार्गदर्शन भी देती है और हमारा हौसला बढ़ाती है। और उसी के कारण आज मैं इस मुकाम पे हूँ भी, कहीं भी हाथ डाल ले तो हमारे को कामयाबी मिलती है उस टीम के कारण। वो सामाजिक भी काम करती है टीम हमारी, और आर्थिक रूप से भी मदद करती है लोगों को, और बिगर किसी कोर्स के, बिगर किसी ट्रेनिंग के हम लोगों को रोजगार भी देते हैं। बताते हैं भी तेरे बच्चा ये है तो ये करा ले बच्चे से। और मार्च के महीने में तो मैं स्पेशल 2 महीने तक फ्री होता हूँ। चाहे हमारे यहाँ किसी ने MA भी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, उसको ये नहीं पता मैंने बच्चे को क्या कराना है। हमारे यहाँ 12वीं करने के बाद, BA करने के बाद भी ITI में डालते हैं, जबकि मैं 10वीं के बाद उनको कोचिंग दे गए और पॉलिटेक्निक में कराता हूँ। तो पिछले 10-12 साल से मैं ये काम भी करता हूँ, बच्चों के एडमिशन के टाइम में उनको गाइड कराता हूँ। एक संस्था है हमारी जो उनको गाइड करती है, कैंप भी लगाते हैं। सर एक चीज ये करें, अब हम आपसे ये चाहेंगे कि आप कोई अपना जो है अपने लोगों को कोई संदेश देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। संदेश तो मेरा एक, पहले सबसे पहले तो एकजुट होकर आदमी को जाने, वो अपने प्राय को पहचाने, भावना में होकर ना बहके भी आज ये उस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, ये इस जाति का है, ये उस धर्म का है। उसको छोड़ के सब किसान है, और 36 बरादरी किसान के साथ जुड़ी हुई है। जो गांव में रहता हो किसान के साथ कहीं ना कहीं संबंध है, वो सब एक हो गए, एक ठीक आदमी को चुनाव करे जो उनकी इस बारे में सोचे। हमारी आज पूरी हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, छोटी दुकान को छोड़ के बड़ी दुकान, राजनीति को पैसा कमाने का साधन बना रखा लोगों ने। कम से कम मैं तो इसके विरोध में हूं। जिस आदमी का कोई डाटा नहीं होता, 5 साल के बाद देख 500 करोड़ 700 करोड़ गवर्नमेंट भी सोचती है कहां से आ गया, उसके बाद पता नहीं करती क्यों आया ये पैसा, कहां से आया। तो लोग इसलिए इसके प्रेरित होकर ना राजनीति भाग रहे हैं। हम उसके साथ नहीं है, हम ये जो मिले उसको भी गरीबों में बांट दो। आपको शायद पता हो, इलेक्शन कमीशन ने इनकम टैक्स विभाग को पता नहीं कितनी बार ये चिट्ठी भेजी कि जो ये कैंडिडेट्स के इनके असेट्स लिखे रहते हैं और 5 साल के अंदर इतने ज्यादा हो जाते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। आज तक नहीं किया गया। मेरे ख्याल किसी पे आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है और किया नहीं गया। कोई एक विशेष कारण? इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या एक कठपुतली है? वो जो कहता है उसकी बात सुनने का मतलब नहीं है,
या जितने नेता हैं वो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हों, आज तक की तारीख में उन्होंने कभी इसको सोचा नहीं कि ये करा जाए? 1 महीने तक, जिस दिन इलेक्शन की अधिसूचना जारी होती है और जिस दिन तक इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, उस टाइम तो पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन की पता लगता है इलेक्शन कमीशन कुछ है, और जैसे इलेक्शन हो गए उसका कोई नाम निशान नहीं होता, कोई नाम निशान नहीं, कोई ताकत नहीं, नहीं। दांत सारे उखड़ जाते हैं उसके, कुछ नहीं कर सकता, वो शांति से बैठा रहता है। वो सिर्फ अधिसूचना जारी होने से और इलेक्शन होने तक उसका रोल होता है, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ बैठ जाते हैं, क्या करते हैं, उनका कोई सुनता है, उनकी नहीं सुनता, ये नहीं पता हमारे को, लेकिन किसी के ऊपर आज तक वो कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, और आज तक कार्रवाई करने का काम इनकम टैक्स विभाग का है। हाँ? आज तक की तारीख में उसने कभी नहीं किया। तो क्या लगता नहीं आपको कि नेता, पॉलिटिक्स, इनकम टैक्स का उदाहरण भी मैं दे दूंगा। 1 साल पहले दिल्ली के इलेक्शन हुए और अब दोबारा इलेक्शन फिर होने जा रहे हैं। उन्हीं नेताओं की जिन्हें 2013 में अपना बायोडाटा भरा था, इनकम टैक्स का रिटर्न भरा था, उनके और आपके फर्क देख लेना, 100 से 200% फर्क पाएगा। हाँ, जबकि सरकार चली नहीं है, क्योंकि सरकार नहीं चली है। तो अल्टो पे चलने वाले या वैगन आर पे चलने वाले केजरीवाल जी आज की तारीख में एसयूवी पे चल रहे हैं। नहीं, इनोवा नहीं चल रहे हैं आजकल, तो उसमें बिजनेस क्लास में चल रहे हैं। बिजनेस क्लास में चल रहे हैं जी। इनोवा छोड़ दी उन्होंने, तो इन्होंने भी छोड़ दिया सर, बिजनेस क्लास में बिजनेस क्लास जा रहे हैं। अब इसका ये भी देखो उदाहरण है ना, जो आम आदमी की बात करें। हाँ, आम आदमी पार्टी का तो नाम ही बदल गया वो। तो ये नहीं है, ये राजनीति अच्छी है। राजनीति में जो दांत दिखते हैं वो खाने के नहीं होते, दूसरे दांत होते हैं। जो आदमी का चेहरा है वो दूसरा चेहरा होता है पीछे। जब आप इस तरीके से राजनीति के बारे में सोचते हैं तो फिर राजनीति में घुसना आप चाहते क्यों? मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। मेरी दिल्ली एक तमन्ना है पिछले 20 साल से। आपको लगता नहीं सर कि जो भारतवर्ष में और भी नेता हैं वो सब उदाहरण पेश करने के लिए ही राजनीति में आए और जैसे पहुंच गए वैसे काम हो गया? ना, मेरी एक अलग सोच है। मैं अपने परिवार से बिल्कुल राजनीति में, जैसे मैं राजनीति में सक्रिय राजनीति में जा रहा हूँ, मैं संन्यास लेकर बिल्कुल मेरे बच्चे में और मेरे गांव के किसी हरिजन के बच्चे में मैं कोई फर्क नहीं महसूस करूंगा। और मैं कोशिश ये करूंगा, मैं घर के अंदर भी नहीं रहूंगा, मेरा अलग एक कैरेक्टर होगा। मैं चाहे किसी पेड़ के नीचे अपना तकड़ डाल करूं, कोई भी आके मेरे को उठा ले भी मेरा ये काम है। कोई दरवाजे के ऊपर कुत्ता नहीं हो, कोई चिमचे नहीं हो। आम आदमी को ये पहुंच है 24 घंटे ये पहुंच होगी, रात को भी जाएंगे नरेश बैठा मिलेगा मेरे को, और मेरे काम के लिए उठ के मेरे साथ चलेगा। और जब ये भावना हर एक आदमी के दिल में आ जाएगी तो मैं सबका आदमी हूँ, और मेरे पास में कोई भी आएगा वो आदमी वही एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा ही चाहिए मेरे को, जैसे वो था। मुझे लगता है जिस तरीके का आपने जो है व्यक्तित्व आपका है, और जिस तरीके से पिछले इतने सालों के अंदर आपने इतने अपने लगन और निष्ठा से जो है इस स्थान तक और इस मुकाम तक पहुंचे, और जिस तरीके से आपने बिना किसी चीज को पाए हुए और बिना किसी चीज के लिए लालच किए हुए आज तक अपने जन से और जनमानस की सेवा करी है, आप जरूर उस चीज को कर सकेंगे जो आप अभी कह रहे हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत कोशिश करूंगा पूरा। नहीं, आपको करना चाहिए, आपसे उम्मीद है। आज राजनीति में जो हालत हो रही है, यही एक टीस है भीतर। अब जो पहले आता है वो आप वाली बात है, जो सोच के आता है वो आदमी नहीं रह जाता। तो मैं भी ये देखना चाहता हूँ, वो इतनी है तो बदल कैसे नहीं देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग को क्या पता चलेगा? नहीं, हम आपको करके दिखाएंगे। चलिए, अब सिर्फ एक शक्ति है पैसे की। हाँ, पैसा ही तो है, और पैसे नहीं है शक्ति। मैं कम से कम उस पैसे के साथ नहीं जुड़ूंगा किसी भी रूप में। बहुत बड़ी बात है और हम लोग इसको देखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप जरूर देखो, उदाहरण पेश करेंगे जो हमारे को गवर्नमेंट का एमएलए फंड भी मिलता है, एमएलए की तनख्वाह मिलती है, वही बहुत है। नहीं, वो भी नहीं लेनी मैंने। वो भी गांव के जो गरीब आदमी है, उसकी लड़की की शादी है, उसके बच्चे की पढ़ाई है। मेरा अपना ध्येय है, जो मेरे को गवर्नमेंट अगर मैं बन भी गया एमएलए और मेरे को जो तनख्वाह मिलती है एमएलए की, मैं उसको भी 1 रुपया लूंगा, बाकी अपने फंड में दूंगा सारा। सोचिए, तेलंगाना में सबसे ज्यादा किसान मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और तेलंगाना के जो नए चीफ मिनिस्टर साहब बने हैं, जिन्होंने इतने दिन तक लड़ाई लड़ के तेलंगाना को अलग कराया और आखिरकार बनवा लिया, उन्होंने आते ही जो है सारे विधायकों की तनख्वाह जो है वो 80,000 से 3-3 लाख रुपए कर दिए। और उसके बाद जो है वो दूसरा काम ये इन्होंने किया कि भारतवर्ष के अंदर जो है जितनी बड़ी बुर्ज दुबई बनी हुई है, उससे भी बड़ी बिल्डिंग जो है वो तेलंगाना में बनेगी। देखो, ये तो हर आदमी की अपनी सोच है। आदमी मरा जा रहा है किसान उनके यहाँ, लेकिन उसके मैं नहीं चाहता कि तनख्वाह की जरूरत है। जब वो नॉमिनेशन फाइल करता है तो यही कहता है मैं सेवा करूंगा।
वो सभी लोग सेवा करते हैं। लेकिन वो अपनी सेवा करता कोई नहीं है। आप ये सोचिए कि जितनी भी इसी तरीके से जैसे नेता लोग हैं, उसी तरीके से जब विश्व सुंदरी का जो है वो चयन होता है, तो जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहती हैं, तो वो यही कहती हैं, रिबन बांधे हुए हैं और खड़ी हैं और विश्व की सुंदरी बनने जा रही हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। उनसे वो पूछा जाए तो कहेंगे वो अपने देश में गरीबों की सेवा करना चाहती। आज तक कितनी सेवा किया है ये समझ में आया नहीं आया, लेकिन वहां बोल करके सबके सामने की सेवा करेंगे। एक दो उदाहरण तो है, यही है, यही वो नेता और वो विश्व सुंदरी सब बराबर ही हैं, बराबर है। उनको यही कहना होता है कि हम सेवा करने जा रहे हैं। एक बात मानता हूँ, पैसे की हम शुरू से पढ़ते आए हैं, माया महा ठगनी हम जानी। माया बहुत बड़ी ठग है अपने आप में, जो इसके जाल में फंस गया वो निकल नहीं पाता, और जिसने इसको त्याग कर दिया वो उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नहीं कोई बिगाड़ना चाह, मेरा तो प्रश्न ये सर, माया के जाल से निकलना कौन चाहता है? नहीं, हमारे जैसे बिल्कुल बिल्कुल तैयार बैठे हम। नहीं आप एक उदाहरण देने के लिए, जो ऑलरेडी जा चुका है वो कोई नहीं निकलना चाहेगा, वो चाहेगा कि प्लीज ठगती रहे। सिर्फ मैं एक उदाहरण पेश करने के लिए राजनीति में आ रहा हूँ। आने वाला समय ये देखे कि भी ऐसे भी राजनीति होती है। मैं एक उदाहरण दूं, अभी मैं पिछले साल राजसमंद था में एक मित्र मेरे मिले, वो कहीं से पूछते हुए मेरे पास आ गए, वो कहने लगे भाई साहब आपसे मिलना है। मगर बोलो जी। बोले भाई साहब मेरी बेटी की शादी है और मेरे मित्र आपके मित्र हैं, तो मैं चाहूंगा आप मेरी बेटी की शादी में जरूर आइए। मगर भैया आपका परिचय? बोला जी मैं यहाँ से विधायक हूँ, SC कोटे के विधायक थे वो, और उनने एक बड़ के पेड़ के नीचे अपना तकड़ डाल रखा था। बड़ के पेड़ के नीचे अपना तकड़ डाल रखा था, वो उसका घर था, तकड़ बड़ का पेड़, और एक पुरानी मोटरसाइकिल 100 या इसकी आती थी हीरो होंडा की, वो पुरानी मोटरसाइकिल 10-12 साल पुरानी उसकी मोटरसाइकिल थी, गले में एक फटका था बीजेपी का। तो मैं कहने लगा भाई कहाँ रहते हो? बोला जी ये मेरा घर है। अब बच्चे बोला जी ये मेरी पेंशन आती है। उसने अपनी जेब में से निकाला हो, जो 8,000 रुपये उसकी पेंशन थी, उस पेंशन का 8,000 का बजट दिया उसने मेरे को। इतना राशन घर पे दे देता हूँ, इतना राशन मैं यहाँ अपने टेंट पे यहाँ रख लेता हूँ, आने जाने आप जिसको चाय पानी पिलाने के लिए। मेरी जो इनकम है ये है। अगर मैं भ्रष्टाचार करता तो मैं भी घर में रहता। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं आज हमारे बीजेपी के। उसने एक वाक्य और बताया मेरे को, बोला मैं दिल्ली मीटिंग में आया, एक ही बार विधायक हुआ होगा वो, एक ही बार विधायक, दोबारा बन नहीं पाया होगा। हाँ ऑब्वियस। वो कहने लगा मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, आप जैसे बाबू आए और आप कहने लगे, मेरे को पुलिस समझा उन्हें, और मेरे से कहने लगे भैया सामान को अंदर रख दो। मैंने उठाया, सामान अंदर रख दिया। उन्होंने 100 का नोट मेरे को दिया, और ये लोग बोला, मैं बोला भैया क्षमा करो, मैं तो आपकी मदद कर दी, मैं कुली नहीं हूं, मैं तो विधायक हूं। लोग इतना शर्मिंदा हुआ वो देख के मेरी तरफ। आप उस विधायक का नाम बता पाएंगे? सब याद नहीं, मैं है मेरे फोन में तो है उनका नंबर, यार देख के बताइए साहब, क्योंकि उनके ऊपर भी एक स्टोरी करना चाहिए इस तरीके के विधायकों को। ऐसे विधायक वो आदर्श है इस टाइप के आदर्श, और SC कोटे से वो विधायक। सबसे बड़ी बात है SC कोटे का विधायक, उसको भूख नहीं है पैसे की। तो ये सबके लिए हो सकती है बात। हैदराबाद की कौन थी महिला? सुक्का देवी। इसी तरीके से एक हैदराबाद आंध्र प्रदेश में एक जो है वो सुक्का देवी थी, जो कि आज से 20-25 साल पहले जो है वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनी थी एक बार। आज भी जो है वो अगर ढूंढा जाए उनको, तो वो कहीं ना कहीं हैदराबाद की किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में सर के ऊपर ईटा लेकर ढो रही होंगी। तो ऐसे भी विधायक हैं, लेकिन ऐसे विधायक जो है वो सब एक ही बार आते हैं सर। हाँ वो जनता चुनती है, हाँ फिर जनता चुनती है, और फिर जब विधायक के ऊपर जो है प्रेशर पड़ना शुरू होता है, पैसे वाले आकर के दबाना शुरू करते हैं कि मेरा ये काम करियो, ये काम करियो, और आप जनता के लिए काम करने लग जाते हो, उनके लिए नहीं करते हैं, तो अगली बार आप लड़ ही नहीं पाते, क्योंकि आपको जो है पहुंचाया ही नहीं जाता। वो तो परिवार वाले कहते हैं, बोला आप पिछली पीढ़ी के आदमी हो, आप हमारे लायक ही नहीं हो, परिवार वाले बाहर कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो आप भी अगर विधायक होंगे मैं तैयार हूं, लगता है कि एक ही बार के लिए बने। मैं पहले तैयार हूँ निकलने के लिए, इस काम के लिए, छोड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत जो है वो शुभकामनाएं सर। आपको जरूर जो है वो विधायक बनना चाहिए। हम लोग सब देखना चाहेंगे कि आप कैसे जो है वो अपने इस क्षेत्र को एक सुखी और एक बहुत ही अच्छा पर्यावरण और सुविधाएं दे सकें, और सचमुच यहाँ की आवाज दूर तक उठा सकें। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत कुछ बदल पाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ आवाज ही उठा लिया आपने और अपने को एक जगह पहुंचा दिया इन सब लोगों को साथ में लेकर के, तो दिल्ली देहात जो है वो शायद कम से कम दिल्ली नाम के लिए सार्थक हो जाए। नहीं तो ये तो छत्तीसगढ़ और झारखंड का भी देहात भी हो सकता है। हाँ कुछ नहीं हमारे यहाँ या इसी तरीके आज हमारी दिल दुख इस बात का था, हर गांव के कम से कम 5 से 10 लड़के 20 भी होंगे,
तिहाड़ जेल में भरे पड़े, बिल्कुल भरे होंगे पूरे दिल्ली देहात के हर गांव के जी। और उनके कोई सूद लेने वाला नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। और सरकार उसको और बढ़ावा दे रही है, एजुकेशन को खत्म करके, जमीन खोज करके और ज्यादा बढ़ावा दे रही है उसको। जब हमारे पास साधन नहीं है कमाने के तो आदमी क्या करे, भूखा मरता लूट करेगा। आपको तो रोज यहाँ पे मंत्रालय में जाना चाहिए डॉक्टर साहब, रोज रोज जाके मंत्रालय में बोलना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। हर मंत्रालय में जाइए साहब, आपके पास एक पर्टिकुलर वीआईपी पास होना चाहिए कि जहां जाएं आप घुस करके, और एक अपने साथ संवाददाता ले जाएं जो आपको जो है वो ये दिल्ली देहात के बारे में जो है वो सूचना आपके जो है जगह पे देता रहे। आपकी बात के ऊपर अमल करेंगे सर, पूरा नहीं जरूर करिए सर। ये जो है वो देहात के 4-6 और बुजुर्गों को लीजिए साथ साथ में, जो कि वहां पे बहुत दर्द है लोगों को, बहुत ज्यादा दर्द है लोगों को, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसा आप बता रहे हो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि हम लोग दिल्ली में है ही नहीं। है नहीं दिल्ली में। आपको कभी समय मिले मैं दिखा के लाऊंगा आपको, आपको मैं आंख बांध के ले जाके छोड़ दूंगा, आंख बांध के यहाँ से द्वारका चलेंगे तो आंख बांध दूंगा और आप ये कहोगे बिहार है या और कुछ है। पानी ही नहीं, पानी नहीं, उनका रहन सहन देखो ना आप जी। आज ये कह रहे ना 2 लाख का, मैं तो दिल्ली देहात के गांव में किसी की 2 लाख इनकम है ही नहीं, उनके बीपीएल कार्ड भी नहीं बन रहे, पेंशन उनको नहीं मिल रही। जो दिल्ली से बाहर से आके दिल्ली बैठा है, ठीक है जी, वो भी हमारे भाई हैं। 2 लाख का तो एवरेज है दिल्ली में इस समय। मैं कह रहा हूँ जी, वो शहर की द्वारका की, आप द्वारका जो शहर बसा 10 लाख का, और जितनी हमारी दिल्ली देहात की आबादी 10 लाख की, और 20 लाख जोड़ दोगे, वो दिल्ली की जो इनकम है द्वारका की, वो देहात में काउंट कर देते हैं उसको। जबकि देहात को अलग गिन के देखो ना कितनी आबादी, कितनी इनकम है देहात की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जोत कितनी है, जोत है नहीं गांव में, 1 बीघा 2 बीघे 5 बीघे का भी कोई जमींदार बहुत बड़ी मुश्किल से पाएगा, और 1 करोड़ की तो बात ही नहीं हमारे यहाँ जी। आनंद आया आपसे मिल करके। ठीक है सर, बहुत बहुत आप हमारा मार्गदर्शन करो, हम लोगों नहीं आप कर रहे हैं ये सारी चीजें सर।